नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज हम यहाँ पर आई दृष्टि बुक पर बेस्ड जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं उसका पार्ट 13 है, यानी कि 1 से 12 तक के सारे पार्ट आपके संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं। जाके देख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे और यूपीपीएससी की परीक्षा दे रहे होंगे, जो कि 12 अक्टूबर 2025 को है, और आपके मात्र आज से अगर देखे जाए तो सिर्फ 10 दिन यहाँ पर बचते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको ऐसे सवालों की प्रकृति पता चलेगी कि अच्छा भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने अब तक इस सीरीज को नहीं देखना शुरू किया है तो प्लीज देखिए। सुबह 10 बजे मंडे टू सैटरडे ये सीरीज आती है। वहीं आई दृष्टि की बुक को शाम को 5 बजे मंडे टू सैटरडे कवर किया जा रहा है। ठीक है, शाम को 5 बजे मंडे टू सैटरडे इस बुक को कवर किया जा रहा है। मॉर्निंग में इसके 10 बजे एमसीक्यूज आते हैं मंडे टू सैटरडे। तो अभी तक नहीं शुरू किया है दोनों सीरीज को तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए, आपके यूपीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको इग्नोर ना करें। इसी के साथ साथ अगर आप नए हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, संकल्प से सफलता अपडेट्स। यहाँ पर आके सारे अपडेट्स और सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन करें। सारे पीडीएफ, सारी वीडियोस जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके लिंक इत्यादि, और सारे न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, दैनिक जागरण इत्यादि जैसे न्यूज़पेपर आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो डायरेक्ट आपको मुझे यहाँ पर मैसेज करना होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर आते हैं। और आज का आपका पहला प्रश्न यहाँ पर होने वाला है। देखिए, कल तक भी मैंने काफी प्रश्न कराए हैं तो जाके उनको देख लीजिएगा, आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। क्योंकि शाम को जो मैं आई दृष्टि बुक पढ़ा रही हूँ ना, उसी पर बेस्ड यहाँ पर एमसीक्यूज हो रहे हैं, तो उस बुक को भी पढ़िए। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। भारत वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लैक्स 2025 के 12वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। ऑप्शन 2, ग्लैक्स 2025 अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ आईएएफ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन आपके पूरी तरह से ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रही है कि भाई या इतने 12वां संस्करण की मेजबानी की है, और ये इसरो, आईएएफ और एएसआई की सह मेजबानी के द्वारा संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया गया है। तो तीनों के द्वारा, इसरो, महासंघ आपका अंतरिक्ष यात्री उसके द्वारा, और अंतरिक्ष यात्री सोसाइटी के तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपको तीनों चीजें दी जाए कि संयुक्त रूप से हुआ है या फिर सिर्फ इसरो के द्वारा हुआ है। तो आईएएफ, तो आपको क्या लिखना है, आईएएफ, ठीक है, इसरो और एएसआई के द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी समिट नई दिल्ली में नहीं हुई है। पहला, राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025, भारत दूरसंचार 2025, वैश्विक अन्वेषण सम्मेलन 2025, क्षेत्रीय विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन पश्चिमी क्षेत्र 2025। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, आपका यहाँ पर जो गलत था वो ये है, मतलब पूछ रहे थे ना कि कौन सा कथन गलत है, तो वहां पर ये गलत था। सही क्या है, क्योंकि मुंबई में ये हुआ है। ठीक है, मुंबई में हुआ है, बाकी ऑप्शंस आपके करेक्ट थे। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निजामाबाद में हुआ है। दूसरा क्या है, भारत द्वारा 2030 तक $1 बिलियन हल्दी निर्यात यानी कि बेचने का लक्ष्य रखा गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या लगता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन तो ठीक है लेकिन पहला गलत है। आइए देखते हैं क्यों गलत है। देखिए यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा निजामाबाद, ठीक है, निजामाबाद हैदराबाद में किया गया, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है आज का, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 से संबंधित कौन से सही है। ऑप्शन ए, 2025 में भारत की रैंक 71 रही है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है। ऑप्शन 2, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में स्वीडन की रैंक प्रथम रही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो।
तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन ठीक है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इसकी रैंक तो प्रथम रही है, लेकिन पहला गलत है। देखते हैं भारत की रैंक क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में कैसी है। तो इस प्रश्न को देखेंगे एक्सप्लेनेशन को। तो देखेंगे पिछले वर्ष भारत 63rd पोजीशन पे था, जिससे खिसक कर अब 71st पोजीशन पे पहुंच गया। हालांकि अगर ऊर्जा निवेश क्षमता और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार ही हुआ है। ठीक है, 118 देशों की सूची में स्वीडन शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। तीसरे स्थान पर डेनमार्क और पांचवें और चौथे स्थान पर आपका क्रमशः नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इसलिए पहला कथन वहां गलत था, दूसरा ठीक था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आज का क्या कहता है? निम्नलिखित राज्यों को मक्का उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो घटते हुए क्रम में यहाँ पर इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल के आधार पर प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। चावल उत्पादन के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान, उसके बाद पश्चिम बंगाल और तेलंगाना है। क्लियर है। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक स्तर पर किस देश में गेहूं की उत्पादकता, ठीक है, गेहूं की उत्पादकता सबसे ज्यादा है? चीन, यूएसए, जर्मनी, भारत। चीन, यूएसए, जर्मनी और भारत। इसमें जर्मनी की सबसे ज्यादा उत्पादकता यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है। अगला प्रश्न, अगला देख लीजिए, ये यहाँ पर इसका दिया गया है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादकता अगर विश्व में देखा जाए वैश्विक स्तर पर, जो जर्मनी, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है। क्लियर है ना। आइए अगला प्रश्न आपका क्या है कि हाल ही में एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने रात्रकालीन लैंडिंग का सफल अभ्यास किया, इससे संबंधित कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है। ऑप्शन 2, ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक राज्य के 10 जिलों से होकर गुजरता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर क्या लगता है, क्या हो जाएगा कि गंगा एक्सप्रेसवे की जो बात कर रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन तो ठीक है, दूसरा यहाँ पर गलत है। आइए देखते हैं दूसरा गलत क्यों है। एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं इसकी। तो यूपी के सहारनपुर के गंगा एक्सप्रेसवे देश में पहली बार भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों ने शुक्रवार रात 9 बजे से नाइट लैंडिंग ड्रिल की है और मिग-29, राफेल, सुखोई और जगुआर जैसे 14 लड़ाकू विमान इसमें शामिल थे। और ये एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है। मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों के 518 गांव से होकर गुजरता है। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है आज का, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? पहला है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM ने 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की शुरुआत की। सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन हमारे पूरी तरह से ठीक है। फिर भी इसको एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहे हैं कि ये जो है, देखा हमने 1977 में इस दिवस की शुरुआत हुई। अब इसका विषय क्या था? जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इस वर्ष मनाया गया है, जो कि हर साल 18 मई को मनाया जाता है, उसका विषय इस बार क्या है? तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का विषय जरूर याद रखना है, क्योंकि पूछे गए इससे कई बार प्रश्न। ठीक है। अगला है मई 2025 में महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में यशोदा AI अभियान किस संस्था द्वारा आरंभ किया गया है? यशोदा AI अभियान किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग, है ना। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू देख लेते हैं। ये जो आपका है यहाँ पर, इसका जो यशोदा AI अभियान है, योर AI सखी फॉर शेपिंग हॉरिजॉन्स फॉर डिजिटल अवेयरनेस का शुभारंभ किया गया है। ठीक है। और यशोदा AI योर AI सखी फॉर शेपिंग हॉरिजॉन्स विद डिजिटल अवेयरनेस के पहले चरण में आयोग का उद्देश्य क्या था कि 2 लाख से अधिक महिलाओं को AI साक्षर करना है। स्पष्ट है, याद रहेगा। फिर इसमें थोड़ा और क्या कंटेंट दे रहे हैं कि ये केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि क्या है, महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट और आत्मविश्वासी डिजिटल नागरिक बनाने की दिशा में क्रांतिकारी अभियान है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है
हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली सदस्य कौन बनी है? अभिलेखा चतुर्वेदी, चौधरी, गीता समोता, सुनीता चौहान। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका गीता समोता जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ये औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली गीता समोता सदस्य बनी है। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? हाल ही में चर्चा में रही कीरू जल विद्युत परियोजना, कौन सी जल विद्युत परियोजना यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हाल ही में यहाँ पर जो है चर्चा में रहे कीरू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? सतलुज नदी, चिनाब नदी, सिंधु नदी या झेलम नदी? सतलुज नदी, चिनाब नदी, सिंधु नदी या फिर झेलम नदी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी, जो आपकी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, किश्तवाड़ा जिले में है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में चिनाब नदी पर कीरू जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। इस परियोजना की परिकल्पना एक रन ऑफ रिवर योजना के रूप में की गई है और ये मई 2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कीरू जल विद्युत परियोजना के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और 5 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया है। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आज का आपका? भारत का वर्ष 2030 तक तकनीकी समुद्री भूमिकाओं में महिला प्रतिनिधित्व का लक्ष्य क्या है? 8%, 12%, 15% या 20%? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 12%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, केंद्रीय पत्तन, पोत एवं परिवहन जल मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में सम्मान, ध्यान रखना है, सागर में सम्मान का अनावरण किया है और भारत सरकार की क्या है? एक नीतिगत पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? भविष्य के लिए लैंगिक समानता वाला समुद्री कार्यबल तैयार करना, जिसका अंतिम लक्ष्य है कि समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक तकनीकी समुद्री भूमिकाओं में 12% महिलाओं का प्रतिनिधित्व का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, जो सीधे राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ रेखांकित होगा। ठीक है, स्पष्ट है? कितनी परसेंट महिलाओं की भूमिका? 12%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कालाजार उन्मूलन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले देश की संख्या कितनी हो गई है? 4, 8, 6, 10। 4, 8, 6, 10। तो यहाँ पर 6 हो गई है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसमें। और ये जो है 78, ठीक है, 78 विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान 19 से 27 मई 2025 को हुआ। कालाजार उन्मूलन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले 6 देश थे। ये समझौता जिनेवा में हस्ताक्षरित किया गया है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका? आज का निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मैं हमेशा कहती हूँ यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, इस पे ध्यान देना है। पहला कथन है, हाल ही में आर्कटिक परिषद की अध्यक्षता वर्ष 2025 से 27 के लिए डेनमार्क को दी गई है। दूसरा है, आर्कटिक परिषद में भारत को मिलाकर कुल 8 सदस्य हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन तो ठीक है लेकिन दूसरा गलत है। आइए देखते हैं दूसरा गलत क्यों है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कह रही है कि आर्कटिक परिषद की ये डेनमार्क में ग्रहण की गई, सही है। इस परिषद की स्थापना 1996 में हुई है। ठीक है, ठीक है, ये भी क्लियर है। आर्कटिक परिषद में कुल 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, आर्कटिक परिषद में कुल 8 सदस्य देश है जिसमें भारत नहीं है, इसीलिए आपका दूसरा कथन गलत था। कौन कौन से देश हैं? रूस, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। भारत इसके अंतर्गत नहीं है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहां से रोड टू स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत की थी? रोड टू स्कूल की कार्यक्रम की शुरुआत की थी सुल्तानपुर, गोरखपुर, मथुरा और कुशीनगर। सुल्तानपुर, गोरखपुर, मथुरा और कुशीनगर। तो आपकी गोरखपुर में की थी, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ जो है 20 अगस्त 2024 को किया, गोरखपुर जिले से। ठीक है, कार्यक्रम क्या, बेसिकली कार्यक्रम किस पर्पज से कि बेसिक शिक्षा विभाग, अशोक लीलैंड लिमिटेड और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के द्वारा समर्थित है। और इसमें कहा गया है कि छात्रों के 100% नामांकन को बनाए रखने, उन्हें आगे की कक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्य को किया गया है। तो इसका उद्देश्य और किस किस के द्वारा ये समर्थित और कब लाया गया था, कहाँ लाया गया था, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन
पीएचपीपी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी तमिलनाडु। ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। आइए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। 4.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली ये 1212 किलोमीटर लंबी उत्पाद पाइपलाइन है, जो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है। तो कहाँ से? ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। याद रहेगा। आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है आपका। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित शर्तों में संशोधन किया गया है। इससे संबंधित कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, हर हाई कोर्ट में 2 से 5 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। ऑप्शन 2, तदर्थ न्यायाधीशों की संख्या संबंधित हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या से 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि दोनों कथन पूरी तरीके से करेक्ट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, सुप्रीम कोर्ट के ने हाई कोर्ट्स में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित एक शर्त को संशोधित किया है कि 2 से 5 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, बशर्ते न्यायाधीशों की संख्या हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या से 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोक प्रहरी बनाम भारत संघ मामले में निर्देश किया गया था देखें, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तभी की जा सकती जब किसी हाई कोर्ट में न्यायिक रिक्तियां स्वीकृत पदों से 20% से अधिक हो जाएं। दूसरा आपका अनुच्छेद जो याद करने योग्य है वो क्या है? 224 का ए कहता है कि किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से किसी भी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अपने यहाँ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है। क्लियर है? स्पष्ट हो गया? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से संबंधित कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 10,000 भारतीयों के जीनोम अनुक्रमों का डेटा अब भारतीय बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में उपलब्ध है। ऑप्शन बी, ये परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन तो ठीक है, दूसरा गलत है। देखते हैं कि किसके द्वारा ये वित्त पोषित की जा रही है परियोजना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं तो और स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ पर किसके द्वारा वित्त पोषित की जा रही है, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो है परियोजना डीबीटी द्वारा 2020 से शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य भारतीय जनसंख्या की अनुवांशिक विविधता मानचित्रण करना। प्रधानमंत्री ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का शुभारंभ वीडियो संदेश के माध्यम से किया था और ये 10,000 भारतीयों को जीनोम अनुक्रम जो है का डेटा भारतीय बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में इसका जो है उपलब्ध है। और ये देखेंगे इस परियोजना में 20 से ज्यादा अनुसंधान संस्थानों जैसे IISc, IITs, CSIR, DBT, ब्रेक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंतर्गत निभाई है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंतर्गत निभाई है। चलिए अगला प्रश्न क्या यहाँ पर कहते हैं, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सही है 2025। देखिए इसको इस प्रकार से लिखा था कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 से संबंधित कौन से कथन सही है, तो ये उल्टा हो गया। लेकिन कहना क्या है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 से संबंधित कौन से कथन सही है? पहला कथन है, द ब्रूट लिस्ट का सर्वश्रेष्ठ नाटक फिल्म का पुरस्कार मिला है। द ब्रूट लिस्ट को सर्वश्रेष्ठ नाटक फिल्म का पुरस्कार मिला है। दूसरा है एमिलिया पेरेंज, ठीक है, एमिलिया पेरेंज है ये, ठीक है, ने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी फिल्म का पुरस्कार जीता। कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये रहा आपका। आगे बढ़े, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में 100% भूजल नमूने सिंचाई के लिए उत्कृष्ट श्रेणी में है। ऑप्शन बी, ये पहली रिपोर्ट है जिसमें भूजल गुणवत्ता निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को अपनाया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन पूरी तरीके से सही हैं। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 31 दिसंबर केंद्रीय शक्ति मंत्री जो है सी आर पटेल ने भारत के वर्ष 2024 की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की है। ये पहली रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि भूजल गुणवत्ता निगरानी के लिए कुछ मानक संचालन प्रक्रिया को अपनाया गया है, जिससे डेटा संग्रह और विश्लेषण में एक रूपता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। रिपोर्ट ने बताया कि पूरे भारत में 15,200 से ज्यादा निगरानी स्थलों में 4,982 ट्रेंड जो है स्टेशनों से भूजल गुणवत्ता डेटा का विश्लेषण किया गया। 21% से ज्यादा भूजल नमूने सिंचाई के लिए सुरक्षित सीमाओं को पूरा करते हैं और नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व में राज्यों में 100% भूजल नमूने सिंचाई के लिए उत्कृष्ट श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है आज का? जनवरी 2025 में भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI ठीक है के आधार पर 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 कराने के लिए आधार वर्ष, आपका आधार वर्ष अभी 11-12 चल रहा है ना, उसको संशोधित कर 2022-23 करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया गया है? डॉक्टर राजेश मित्तल, ध्यान से देखना है, डॉक्टर राजेश मित्तल, शांभवी आचार्य, राजेश सिंह, डॉक्टर प्रमोद प्रोफेसर रमेश चंद्र। इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रोफेसर रमेश चंद्र। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। आइए आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में याओ शांग उत्सव का आयोजन किया गया? मणिपुर, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर में किया गया है। आइए एक्सप्लेनेशन को थोड़ा देखते हैं। हाल ही में मणिपुर में याओ शांग उत्सव का आयोजन हुआ जो होली के समय मनाया जाता है, बस इतना याद रखना। और कितने दिन तक? 5 दिनों तक चलता है ये। आगे अगला प्रश्न है आपका, वनतारा वन्यजीव संरक्षण बचाव पुनर्वास केंद्र से संबंधित कौन से कथन सही है? ऑप्शन ये केंद्र ये केंद्र आपका अड़ाड़ी समूह द्वारा स्थापित किया गया है और वनतर 2000 से ज्यादा प्रजातियों के जानवरों का संरक्षण किया जा रहा है। सही उत्तर चुनना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर केवल दूसरा कथन ठीक है आपका, पहला गलत है। देखते हैं पहला गलत क्यों है, एक्सप्लेनेशन से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने वनतारा वन्यजीव आरक्षण संरक्षण बचाव पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया है। यह केंद्र रिलायंस इंडस्ट्री रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा किया गया है, स्पष्ट रहेगा। और इसमें देखेंगे 1.5 लाख से ज्यादा बचाए गए संकटग्रस्त और इंडेंजर्ड जानवर शामिल है। ये परियोजना 3500 एकड़ में फैली हुई है। इसमें दुनिया के सबसे बड़ा चीता संरक्षण परियोजना भी शामिल है, याद रखना है। अगला प्रश्न आपका आज का क्या हो जाएगा? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, सशक्त पंचायत नेत्री जो आपका अभियान है वो संबंधित है कौन कौन से कथन सही हैं? ये एक अभियान पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक पहल है। इस कार्यक्रम में 1200 से ज्यादा पंचायत महिला नेता विभिन्न पृष्ठभूमियों में भाग लिया है। सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर पूरी तरीके से आपके ठीक है। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, यहाँ पर वही सारी चीजें कही गई हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? मार्च 2025 में यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितनी प्रतिशत वैश्विक आबादी को अपनी बोली जाने वाली भाषा में शिक्षा नहीं मिल रही है? तो कितने प्रतिशत ऐसा है? 20%, 30%, 40%, 60%। तो ये 40% है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कहता है ग्लोबल यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग टीम जेम रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40% वैश्विक आबादी को अपनी बोली जाने वाली भाषा में शिक्षा नहीं मिल रही है और ये संख्या निम्न एवं मध्यम आय वाले वर्गों वाले देशों में 90% तक पहुंच जाती है। इससे 25 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार हीट वेव के कारण कितने प्रतिशत भारतीय भूमि जल संकट का सामना कर रहे हैं? 25%, 54% या फिर 62% या फिर 77%। तो कितने परसेंट जो लोग हैं इससे जूझ रहे हैं? 54%। ठीक है, 54%। इसका आंसर देख लिया, एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, वही चीजें हैं। अगला है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सेवा भोज योजना की शुरुआत की गई? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग। तो किसके द्वारा किया गया है? ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है।
ठीक है, सेवा भोज योजना संस्कृति मंत्रालय। और ये एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। इसका उद्देश्य क्या है कि बिना किसी भेदभाव के जनता श्रद्धालुओं को निशुल्क भोजन, प्रसाद, लंगर, भंडारा प्रदान करने वाली धर्मार्थ धार्मिक संस्थाओं पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से सेवा भोज योजना को लाया गया है। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? भारत सरकार की वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य क्या है? 50 गीगावाट, ठीक है, 50 गीगावाट, 70 गीगावाट, 100 गीगावाट, फिर आपका 120 गीगावाट। तो आपका 100 गीगावाट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर वही है जिसमें परमाणु ऊर्जा के मिश्रण के लिए एक प्रमुख स्तंभ बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 से संबंधित कौन से कथन सही है? ये दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2025 के विश्व वन जीव दिवस की थीम है वन एवं अर्थव्यवस्थाएं हैं। सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या होगा कि 21 मई को मनाया गया है कि नहीं मनाया गया है? ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर, दोनों ही कथन आपके गलत है। आइए सही क्या है एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस शुरुआत 1971 में खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा तक स्थापित विश्व वानिकी दिवस से हुई है। महाराष्ट्र इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में औपचारिक रूप से मान्यता दी गई। इसका उद्देश्य वन संरक्षण और सतत प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसका अगर हम थीम देखें, स्ट्रीम नहीं थीम है ये, ठीक है, ये दोनों थीम है। 2025 की थीम है वन और खाद्य, 2026 की थीम है वन और अर्थव्यवस्थाएं। तो दोनों की थीम याद रखना है, 2025 की वन और खाद्य, 2026 की वन और अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिलहाल के लिए आज के अपने इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी तक आपने संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये रहा आपका संकल्प से सफलता का यूट्यूब चैनल। यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। आप देखेंगे रात को 8:30 बजे लाइव क्लासेस आती हैं जिसमें मैं आपको द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, पीआईबी हो, चाहे आपका ऑल इंडिया रेडियो है, गवर्नमेंट की जो भी इंपॉर्टेंट साइट है, जो भी आपके यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है उनको जीएस पेपर 1, 2, 3 के और 4 के साथ जोड़ के पढ़ाया जाता है विद स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, ये तो आपको रात को 8:30 बजे लाइव आता है। इसके बाद वीडियोस की बात करें तो वीडियोस में आप देखेंगे कि सुबह 10 बजे जो कि आपको ये प्रोग्राम मिलता है जिसके अंतर्गत हम लोग आई दृष्टि बेस्ड एमसीक्यूज पढ़ते हैं जिसमें हमने 12 पार्ट कर लिए और आज आपका 13 पार्ट है जो आपको मिल रहा है ये। इसके बाद शाम को 5 बजे अगर आप देखेंगे तो अभी तक यहाँ पर जो है 7 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 7 लेक्चर दिए जा चुके हैं आई दृष्टि बेस पर। बीच बीच में ऐसी वीडियोस भी आपको मिलती रहती हैं, चाहे भारत और यूपी के जनगणना की बात हो यहाँ पर, या फिर हम देखेंगे यहाँ पर सुर्खियों में जो जनजाति और अभियान रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे आपको 2, 4, 5 प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज देखना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। वैसे ही जैसे कि कल लेक्चर नंबर 7 में जो शाम को ये प्रोग्राम आता है मंडे टू सैटरडे, उसमें ये यहाँ पर चर्चित व्यक्ति बताए गए, उनसे आपको 100% 4-6 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे शॉर्ट वीडियोस में भी हर दिन आपको यहाँ पर यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक एमसीक्यूज कराया जाता है जो करंट अफेयर्स बेस्ड हो, तो उसको जाके जरूर करना है। आपके एग्जाम के लिए, आपके यूपीपीएससी के लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो जो बच्चे यहाँ पर नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइप करेंगे आप संकल्प से सफलता तो ऑटोमेटिकली चैनल आ जाएगा, मेरा फोटो लगा होगा। ठीक है, ये फोटो देख लेंगे आप, संकल्प से सफलता टाइप करते इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस प्रोग्राम को फिलहाल के लिए यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब कल मिलते हैं फिर से हम सुबह 10 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। सारे प्रोग्राम जो आपको कराए जा चुके हैं उन्हें जरूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।